प्रैक्टिस सेट नंबर ये 343 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। बाकी इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 343 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, 14 सितंबर 2024 को हिंदी दिवस मनाया गया। पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था? हिंदी दिवस हर साल मनाया जाता है 14 सितंबर को, और पहला हिंदी दिवस मनाया गया था वर्ष 1953 में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है हिंदी के महत्व को समझना और इसे बढ़ावा देना। 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं हिंदी दिवस? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी देश की राजभाषा घोषित हुई थी। क्या हुई थी? राजभाषा। राजभाषा, ना कि राष्ट्रीय भाषा। इसलिए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया था। पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था? 1953 में मनाया गया था, 1953 में, और यही आंसर है। देखिए, भाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान है कुछ जिन पर प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम्स में। जैसे कि अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 में लिखा है। अनुच्छेद 344 में क्या है? राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। 351 में है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। और भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें हिंदी सहित 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। तो हिंदी भी है उसमें, अंग्रेजी है उसमें, अंग्रेजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। यूरोपा क्लिपर मिशन। यूरोपा क्लिपर नासा द्वारा किसी ग्रहीय मिशन के लिए विकसित किया गया यह अब तक का सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है, और इसे मंगल ग्रह तक पहुंचने में 6 वर्ष का समय लगेगा। देखा, यूरोपा जो उपग्रह है ना वो बृहस्पति का है, तो मंगल ग्रह पर नहीं जाएगा ये। यूरोपा क्लिपर मिशन बृहस्पति के लिए है, बृहस्पति के उपग्रह के लिए, यूरोपा के लिए। तो मंगल को हटा दीजिए, इसकी वजह से गलत हो गया दूसरा वाला। पहला वाला ही केवल सही है यहाँ पर। तो करेक्ट पूछ रहा है, दूसरा वाला इनकरेक्ट है। जहाँ जहाँ दो है उनको हटा दीजिए। चूंकि पहला वाला सही है तो डी भी हट जाएगा, ए होगा इसका आंसर। यूरोपा क्लिपर नासा द्वारा किसी ग्रहीय मिशन के लिए विकसित किया गया अब तक का सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है। इसे बृहस्पति तक पहुंचने में 6 वर्ष का समय लगेगा। उद्देश्य क्या है इसका? इस मिशन का उद्देश्य है इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है यूरोपा। यूरोपा यानी बृहस्पति का उपग्रह, उसकी बर्फीली सतह के नीचे जीवन की संभावनाओं का पता लगाना, साथ ही बर्फ की परत और उसके नीचे के समुद्र का गहराई से अध्ययन करने की कोशिश करना। इसका दूसरा उद्देश्य है इस बर्फीले उपग्रह के भूविज्ञान एवं उसकी संरचना का अध्ययन करना। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के अंतर्गत कुल कितनी कुल कितनी किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के तहत 62,500 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। सी है इसका आंसर। चर्चा में क्यों है ये? क्योंकि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 24-25 से 28-29 तक यानी आने वाले 5 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 का जो कुल परिव्यय है वो है 70,125 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार का हिस्सा कितना है इसमें? 49,087.50 करोड़ रुपए, और राज्यों का हिस्सा है 21,037.50 करोड़ रुपए। और इस योजना के तहत असंबद्ध बस्तियों को 62,500 किलोमीटर की ऑल वेदर रोड प्रदान की जाएगी। इन रोड के साथ आवश्यक पुलों का निर्माण भी किया जाएगा। ऑल वेदर कनेक्टिविटी का मतलब है धूप में भी, बारिश में भी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। हाल ही में ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्री स्तरीय बैठक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्री स्तरीय बैठक रूस में आयोजित हुई है ये सितंबर में। तो नई दिल्ली, भारत को हटा दीजिए,
दुबई संयुक्त अरब अमीरात को हटा दीजिए। रूस में भी कहाँ? रूस के सोची में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो थोड़ा डीप लेकर पूछ लेगा, माउस को लाकर गलत मत कर देना। देखिए, हाल ही में ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्री स्तरीय बैठक 2024 का आयोजन रूस के सोची शहर में किया गया। बात यहाँ ब्रिक्स की हो रही है, तो वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन को मिलाकर ब्रिक्स शब्द गढ़ा था। वर्ष 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की एक बैठक में इसे औपचारिक रूप प्रदान किया गया। फिर 2010 आया। 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हुआ और ब्रिक हो गया ब्रिक्स। ठीक है, एस फॉर श्रीलंका, साउथ अफ्रीका। अब वर्तमान में और सदस्य इसमें ऐड हो गए हैं। ठीक है, पहले कितने थे? 1 2 3 4 5 थे। 2010 तक 5 थे। अब 24 सितंबर 2024 तक इसमें 5 और नए ऐड हो गए हैं। एक तो मिस्र ऐड हो गया, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। इनको भी याद रखिएगा, कुल मिलाकर हो गए हैं 10। 5 पहले। ठीक है, वर्तमान में ब्रिक्स में कितने मेंबर हैं? 10। नए कौन से हैं? मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। वर्ष 2009 से ब्रिक्स के नियमित शिखर सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। भारत ने पहली बार वर्ष 2012 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। सितंबर 2024 में भारत सरकार ने अफ्रीका के किन देशों को मानवीय सहायता प्रदान की? नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, माली, जाम्बिया, जिम्बाब्वे या इनमें से कोई नहीं? इनमें से तो है कोई ना कोई। अल नीनो के कारण सूखा पैदा हो गया था इन 3 देशों में, मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में। तो भारत सरकार ने मदद की। ठीक है, चावल पहुंचाए, खाना पहुंचाया। देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सरकार और लोगों को मानवीय सहायता प्रदान की। इस सहायता का उद्देश्य अल नीनो घटना के कारण उत्पन्न गंभीर सूखे से उत्पन्न संकट को दूर करना है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? हाल ही में समाचारों में रही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2018 में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आय की परवाह किए बिना 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दे दी है। अब 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उठाने के पात्र होंगे। पात्र वरिष्ठ नागरिकों को योजना के तहत नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा और 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के अन्य सभी वरिष्ठ नागरिकों को पारिवारिक आधार पर प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा। ठीक है, मिनिमम आयु 70 वर्ष होनी चाहिए, उससे अधिक हो। और इसे उन्हें परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साझा नहीं करना होगा जो 70 वर्ष से कम आयु के हैं, केवल 70 वर्ष या उससे अधिक। ठीक है, मिनिमम 70 वर्ष या उससे अधिक अपडेट किया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यह है कार्बन एक तरफ और यह है इनकी विशेषता। ब्लू कार्बन किससे, ब्लैक कार्बन किससे, ब्राउन कार्बन किससे, ग्रीन कार्बन किससे? ब्लू यानी पानी, समुद्री पौधों एवं तलछट से संग्रहित कार्बन ब्लू कार्बन। ग्रीन कार्बन स्थलीय पौधों और वनों में संग्रहित कार्बन ग्रीन कार्बन हो गया। अब बचा ब्लैक कार्बन और ब्राउन कार्बन। ब्लैक कार्बन जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न कार्बन और ब्राउन कार्बन हो गया कार्बनिक पदार्थों के अधूरे दहन से उत्सर्जित होने वाला कार्बन। ये पूछ लेता है एग्जाम्स में। तो ये हो गया ए का 4 और बी का हो गया 3, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 2। ठीक है, 4 3 1 2। एक करेक्शन नहीं हुआ है क्या? 4 3 1 2।
देखिए, कार्बन का रंग आधारित वर्गीकरण। वैज्ञानिक कार्बन चक्र के विभिन्न बिंदुओं पर कार्बन के कार्य, विशेषताओं एवं स्थान के आधार पर कार्बन को वर्गीकृत करने के लिए रंग का उपयोग करते हैं। यह निम्नलिखित प्रकार का होता है। अब आ जाइए यहाँ पर। पर्पल कार्बन, वायु या औद्योगिक उत्सर्जन के माध्यम से प्राप्त कार्बन। ब्लू कार्बन, समुद्री पौधों एवं तलछट में संग्रहित कार्बन। टील कार्बन, मीठे पानी एवं आर्द्र भूमि वातावरण में संग्रहित कार्बन। ग्रीन कार्बन, स्थलीय पौधों और वनों से संग्रहित कार्बन, वनों में संग्रहित कार्बन। ब्लैक कार्बन, जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्सर्जित होने वाला कार्बन। ग्रे कार्बन, औद्योगिक उत्सर्जन के माध्यम से उत्सर्जित होने वाला कार्बन। ब्राउन कार्बन, कार्बनिक पदार्थों के अधूरे दहन से उत्सर्जित होने वाला कार्बन। और है रेड कार्बन, बर्फ एवं बर्फ पर जैविक कणों के माध्यम से निकलने वाला कार्बन। यह एल्बिडो को कम करता है। क्या कम करता है एल्बिडो को? बर्फ और बर्फ पर जैविक कणों के माध्यम से निकलने वाला कार्बन एल्बिडो को कम करता है, क्योंकि एल्बिडो उसका ही अधिक होता है जो सतह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करती है। जितनी वाइट होगी, ठीक है, उस पर कार्बन जम जाएगा तो एल्बिडो को कम करेगा। एल्बिडो यानी परावर्तन है, ठीक है। जैसे बर्फ का एल्बिडो होता है, वाइट होती है एकदम सतह, तो सूर्य के प्रकाश की किरणें जितनी तेज पड़ती हैं, रिफ्लेक्ट भी वैसी हो जाती हैं। जितनी चीज़ काली होती जाएगी, जैसे डांबर वाली सड़क, रोड, उसका एल्बिडो बहुत कम होगा कि परावर्तन बहुत न्यूनतम होगा, उसमें एब्जॉर्ब करेगा वो सूर्य के प्रकाश की किरणों को। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हीलियम गैस के संदर्भ में प्रश्न है। हीलियम एक निष्क्रिय गैस है जो अन्य पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती और यह सबसे हल्की गैस है। देखिए, आवर्त सारणी आपने पढ़ी होगी, तो एच आता है सबसे पहले, एच, एच ई, उसके बाद एच ई आती है। तो हाइड्रोजन सबसे हल्की है, हीलियम दूसरी हल्की है सबसे। तो ये गलत हो गया, केवल पहला वाला ही सही है। चर्चा में क्यों है ये हीलियम? देखिए, हाल ही में 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वापस लाने के लिए भेजे गए बोइंग स्टारलाइनर विमान को प्रणोदक प्रणाली में हीलियम रिसाव के कारण वापस धरती में उतरना पड़ा। अंतरिक्ष रॉकेट में हीलियम का उपयोग ईंधन टैंकों में पर्याप्त दबाव बनाए रखने, रॉकेट के इंजनों में बिना किसी रुकावट के ईंधन प्रवाह सुनिश्चित करने और शीतलन प्रणालियों के लिए किया जाता है। और हीलियम की विशेषताएं देखें तो हीलियम एक निष्क्रिय गैस है, निष्क्रिया नहीं करती है, जो अन्य पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती। कम भार, यह हाइड्रोजन के बाद दूसरी सबसे हल्की गैस है। रॉकेट को अंतरिक्ष कक्षा तक पहुंचाने और उसे बनाए रखने के लिए अत्यधिक मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है। हीलियम का कम भार इस आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो सबसे हल्की हाइड्रोजन है, हीलियम दूसरी सबसे हल्की। ठीक है, हाइड्रोजन भी गुब्बारे में भरी जाती है, हीलियम भी भरी जाती है, दोनों हल्की गैस है। लेकिन हाइड्रोजन प्रतिक्रियाशील है, हीलियम नहीं है, तो हीलियम ज़्यादा सेफ है। ये भी प्रश्न पूछा था साइंस एंड टेक में बहुत, मतलब जनरल साइंस में। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ असैन्य परमाणु सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? यह है भारत और यह है ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। यूएई के साथ किए भारत ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौता। देखिए, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने असैन्य परमाणु सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड और अमीरात परमाणु ऊर्जा निगम के बीच हुआ। बात यहाँ संयुक्त अरब अमीरात की हो रही है, तो पश्चिमी एशिया में अरब प्रायद्वीप में स्थित एक देश है ये। इसकी सीमा ओमान और सऊदी अरब से लगती है। अबू धाबी राजधानी है इसकी और मुद्रा है इसकी यूएई दिरहम। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पहल है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार। इसमें श्रेणी 1 शहरों में सूरत प्रथम स्थान पर रहा। श्रेणी 1 यानी जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है, तो सूरत में जो वायु है वो स्वच्छ है।
ठीक है, दोनों के दोनों कथन सी है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 प्रदान किए। इसमें श्रेणी 1 के शहर हैं, श्रेणी 2 के शहर हैं, श्रेणी 3 के शहर हैं। श्रेणी 1 में है जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है, श्रेणी 2 में है जिनकी आबादी 3 लाख से 10 लाख के बीच में है, श्रेणी 3 में है जिस शहर की आबादी 3 लाख से कम है। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाला जो शहर है उसमें सूरत प्रथम स्थान पर है स्वच्छ वायु में, जबलपुर आगरा दूसरे और तीसरा स्थान। श्रेणी 2 यानी जिनकी आबादी 3 से 10 लाख के बीच में है, फिरोजाबाद प्रथम स्थान पर है, ठीक है, अमरावती दूसरा और झांसी तीसरा। और श्रेणी 3 में जिनकी आबादी 3 लाख से कम है, रायबरेली प्रथम स्थान पर है, और नलगोंडा और नालागढ़ दूसरा और तीसरा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शहरों में शहर कार्य योजनाएं वायु गुणवत्ता के तहत अनुमोदित गतिविधियों के कार्यान्वयन के आधार पर शहरों को रैंकिंग करने की एक पहल है। 11 प्रश्न, हाल ही में किस खिलाड़ी ने यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता? यूएस ओपन साल का सबसे अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित होता है यूएस ओपन, और ये जीता है जन-निक सिनर ने, और हराया किसको है? टेलर फ्रिट्ज को। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। ये जन-निक सिनर वही हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था 2024 का पुरुष एकल का, डेनियल मेदवेदेव को हराया था। इटली के जन-निक सिनर ने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता। फाइनल में जन-निक सिनर ने ऑस्ट्रेलिया के टेलर फ्रिट्ज को हरा दिया। जिस देश में हो रहा था उसी देश के खिलाड़ी को हरा दिया। जन-निक सिनर का यह दूसरा ग्रैंड स्लैम है। इससे पहले वो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब भी जीत चुके हैं डेनियल मेदवेदेव को हराकर। ये तो पुरुष एकल की बात हो गई। महिला पूछ ले तो यूएस में बेलारूस की आर्याना सवालेंका ने महिला एकल का खिताब जीता। आर्याना सवालेंका ने फाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगुला को हरा दिया। तो मेल और फीमेल दोनों दूसरे देश के थे, उस देश के ही खिलाड़ियों को हराकर चले गए। बात यहाँ ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता की होती है तो एक कैलेंडर वर्ष में टेनिस की 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन साल के शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित, फ्रेंच ओपन फ्रांस के पेरिस में आयोजित, उसके बाद तीसरा विंबलडन इंग्लैंड के लंदन में आयोजित, चौथा है और सबसे अंतिम साल का संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित। ये जो यूएस ओपन है ये कैलेंडर वर्ष का आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है टेनिस का, और पहली बार इसका आयोजन हुआ था 1881 में, बहुत साल पुराना है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच? भारत और अमेरिका के बीच। ये कहाँ हुआ? भारत में हुआ है, भारत के राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, सितंबर में हुआ। देखिए 9 से 22 सितंबर 2024 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास 2024 आयोजित किया गया। यह संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास का 20वां संस्करण था, 20वां। और यह युद्ध अभ्यास वर्ष 2004 से हर साल भारत और अमेरिका के बीच बारी बारी से आयोजित किया जा रहा है। तो पहला 2004 में हुआ, तो 24 चल रही है, तो 20वां संस्करण होगा। तो 12 प्रश्न थे करंट अफेयर्स के, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। 22 दिसंबर को एग्जाम है, प्रैक्टिस करते रहिए।